फ्रेंड्स, मैं रंजना पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कैफे में। आज हम बात करते हैं टीचिंग स्किल्स की, यानी शिक्षण कौशल की। इससे पहले हमने देखा माइक्रो टीचिंग के बारे में कि माइक्रो टीचिंग का साइकिल क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या है। तो माइक्रो टीचिंग में हमने बार बार एक शब्द सुना, टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल। तो हम यहाँ पे देखते हैं शिक्षण कौशल क्या होते हैं। शिक्षण कौशल क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कौशल की कि कौशल क्या होता है। कौशल का क्या अर्थ होता है, किसी भी दिए गए कार्य को उचित ढंग से संपादित करने की जो कला होती है वह क्या होती है, कौशल कहलाता है या स्किल कहलाती है। इंग्लिश में हम बात करें तो वो होता है स्किल। तो किस उचित ढंग से संपादित करने की कला, ये है स्किल। उचित ढंग से संपादित करना यानी उस कार्य में सभी बातों को आवश्यक रूप में ध्यान रखना। जैसे अब यहाँ पर बात हो रही है शिक्षण की, तो शिक्षण के लिए एक अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होता है, उसको कक्षा में तैयारी के साथ जाना चाहिए, उसकी सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, उसको कक्षा में कैसे किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए ये उसको पता होना चाहिए, उसको कितना कौन सा प्रश्न पूछना है, कब उसे प्रश्न पूछना है, कब उसको आगे देखना है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है या ये जो व्यवहार है कक्षा के अंतर्गत, क्योंकि अध्यापक का व्यवहार ही, उसकी भाषा ही विद्यार्थियों के लिए अंतःक्रिया का माध्यम बनती है। विद्यार्थी की अंतःक्रिया जो विद्यार्थियों के साथ में होती है वह कक्षा में कक्षागत संप्रेषण के आधार पर होती है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कब अच्छा बनेगा, जब विद्यार्थियों तक अध्यापक की बात पहुंचेगी। तो इस बात को सही तरीके से बच्चों तक पहुंचाने के लिए और उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए, अच्छे ढंग से जब किया जाता है तब वह क्या कहलाएगा, स्किल कहलाएगा। तो यहाँ पर शिक्षण कराने के लिए जो दक्षता या जो स्किल जो एक टीचर में होनी चाहिए वो क्या कहलाती है, टीचिंग स्किल कहलाती है। टीचिंग करवाने के लिए, टीचिंग क्या है, टीचिंग एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप कक्षा में उठकर जाकर खड़े हो गए और आपने पढ़ा दिया और बच्चों ने पढ़ लिया। क्योंकि शिक्षण करवाने के लिए पहले तैयारी की जानी चाहिए। तैयारी के साथ साथ में जो अध्यापक होता है उसको यह पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत होता है, उनके पास में कंटेंट की कमी नहीं होती है, लेकिन वो कक्षा में अच्छी तरीके से उसको संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। उसको संप्रेषण करने में उनको प्रश्न पूछना, कक्षा को किस तरह से मैनेज करना है, या अगर वो अच्छी तरीके से बोल पाते हैं तो उनको कक्षा को मैनेज करना नहीं आता है। तो इन सभी बातों की प्रैक्टिस करने के लिए जो स्किल के रूप में जो होता है, वही शिक्षण अगर अच्छा बना दिया जाए या अच्छा बनाया जाना चाहिए, तो उसको अच्छे शिक्षण करवाने के लिए जो स्किल्स टीचर में होनी चाहिए उनको हम क्या कहते हैं, टीचिंग के स्किल्स कहते हैं। टीचिंग के स्किल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसकी विशेषताएं क्या होती है ये हम देखते हैं। तो टीचिंग की स्किल्स जो है उनकी विशेषताएं क्या है, ये कक्षा शिक्षण व्यवहार से संबंधित होती हैं। अर्थात एक अध्यापक के कक्षा में जो किया जाने वाला व्यवहार है, कक्षा में अध्यापक जो व्यवहार करता है वह बहुत ही संतुलित और नपातुला होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। क्योंकि अध्यापक का व्यवहार, अध्यापक का उसकी बोलचाल, उसकी हाव भाव, उसकी भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब चीज़ें विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा, आदर्श होती हैं। बच्चे हर चीज़ से सीखते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे, विशेषकर छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर की हर एक बात को कॉपी करते हैं और उनके लिए उनके अध्यापक द्वारा कहा गया कुछ भी जो वाक्य होता है वह राम बाण हो जाता है, राम वाक्य हो जाता है। इसलिए क्या है कि जो कक्ष में जो व्यवहार होता है, तो कक्षा शिक्षण के अंतर्गत एक अध्यापक को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये हम टीचिंग स्किल्स के दौरान जानते हैं। टीचिंग स्किल्स से हम सीखते हैं और जिसकी जो स्किल जितनी अच्छी होगी वह उतना ही टीचर बिहेवियर अच्छा करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति। कोई भी कार्य जो होता है बिना उद्देश्य के नहीं किया जा सकता है और किया भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना उद्देश्य के मार्ग भटकना होता है। अगर आपको पता है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ तक पहुँचने के, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ पहुँचना है तो आप किस रास्ते जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो विशेषकर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, विशिष्ट इनके जो स्पेसिफाइड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं, वहाँ पर एक क्लासरूम के अकॉर्डिंग एक कक्षा के
ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को मिला करके हमारा जो पूरा सिलेबस होता है, पूरा जो ईयर लॉन्ग जो हमारा कोर्स चलता है, उस कोर्स का ऑब्जेक्टिव और एम्स होते हैं वो फुलफिल किए जाते हैं। तो एजुकेशनल जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? स्किल्स की होती है, टीचिंग स्किल्स की होती है। क्योंकि एक अध्यापक अगर निपुण होगा तो वह अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर सकेगा, क्योंकि एक विद्यालय के अंतर्गत को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, गेम्स हैं और अदर एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे पर्व हैं, छुट्टियां हैं, सभी चीज़ों को देखते हुए सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। इसलिए वहाँ पर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की जो अचीवमेंट है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जितना टीचर प्रोफेशनल होगा, उसकी स्किल्स अच्छी होंगी, उतना ही वो अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को उसी के अकॉर्डिंग अचीव करने की कोशिश कर पाएगा। आगे है सहायता और सुगमता। सहायता और सुगमता का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि टीचिंग जो स्किल्स होती हैं वो उसको एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सहायता प्रदान करती हैं। सुगमता हो जाती है उसको अपने टीचर बिहेवियर को लेकर के कि एक अध्यापक को कक्षा में किस तरह का बिहेव करना है। आगे है अंतर प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न करना। टीचिंग जो प्रोसेस है, टीचिंग की जो प्रोसेस है वो 3 साइकिल में चलती है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, टीचिंग के जो स्किल्स हैं टीचिंग के बारे में। तो अध्यापक, शिक्षक, अध्यापक, छात्र और करिकुलम, यानी जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हमारी ये जो प्रोसेस चलती है। तो अध्यापक और छात्र के मध्य जो अंतःक्रिया होती है वो इस पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इसके आधार पर अध्यापक अपने सभी जो शिक्षण विधियां हैं, अपना जो नियोजन है, मूल्यांकन है, उनका निर्धारण करता है। तो ये अंतःक्रिया की जो परिस्थितियां हैं इनको उत्पन्न करने के लिए अध्यापक के पास में लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए उसके पास साधन मिल जाते हैं। अगर वो स्किल बेस्ड है, अगर उसके पास अच्छी स्किल्स हैं, उसको पता है कि नई नई टीचिंग मेथड्स कौन सी हैं, किस तरह से वो किस टॉपिक को लॉन्ग करके पढ़ा सकता है, किस टॉपिक को शॉर्ट करके पढ़ा सकता है, तो वह इंटरेक्शन जो है बच्चों के साथ में इंटरेक्शन अच्छी तरीके से कर पाएगा। क्योंकि उसके पास टारगेट होगा कि आज का टॉपिक मुझे प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाना है, आज का टॉपिक मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से पढ़ाना है। तो उसके पास में उससे इंटरेक्शन, बच्चे भी इंटरेक्ट अच्छी तरीके से करेंगे, उसमें टीचर में कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। आगे हम देखते हैं शिक्षण क्रियाओं और व्यवहारों का निर्धारण। तो शिक्षण क्रियाएं इस अध्यापक कक्षा में जाने के बाद में कि कौन से टॉपिक को किस तरह से पढ़ाएगा उसके लिए, और अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से पढ़ा रहा है तो उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से रिलेटेड कौन कौन सी उसको एक्टिविटीज़ करवानी है, उसका बिहेवियर कैसा करना है, उसको किस तरह से बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, सब बातों का उसके पास निर्धारित एक टारगेट हो जाता है और वो उसी तरीके से कक्षा में बिहेव करता है। ये सब एक प्री प्लान होता है और इस तरह से नहीं होता है कि अध्यापक जानबूझ के वो व्यवहार करता है। अध्यापक के व्यवहार में सहजता भी होती है, अगर वो सहजता नहीं होगी तो सब कुछ बनावटी दिखेगा। इसलिए ये टीचिंग जो स्किल्स होती हैं इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है माइक्रो टीचिंग के माध्यम से। तो माइक्रो टीचिंग में इन टीचिंग स्किल्स को लिया जाता है। शिक्षण विधि को प्रभावी और सफल बनाने के लिए, तो शिक्षण विधि प्रभावी और सफल तभी बनेगी जितना अच्छा टीचर टीचिंग स्किल्स में वो निर्धारित कर सकेगा। टीचिंग स्किल्स में अध्यापक स्किल्ड होगा तो वह उसमें और प्रैक्टिस अच्छे से कर सकेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि टीचिंग जो स्किल्स होती हैं वो टीचिंग स्किल्स हैं कौन कौन सी हैं, माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत कौन कौन सी टीचिंग स्किल्स को लिया जाता है। आगे अब हमारा टॉपिक है, आगे अब हम देखते हैं कि जो शिक्षण कौशल है, टीचिंग की जो स्किल्स हैं उनमें से मेन स्किल्स ऑफ टीचिंग यानी मुख्य जो टीचिंग स्किल्स हैं वो कौन सी हैं जिनका अभ्यास हम माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत करवाते हैं। तो माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जो टीचिंग स्किल्स हैं वो कौन कौन सी ली जाती हैं। तो सबसे पहला आता है प्रस्तावना या स्थापन कौशल। इसका एक नाम और है विन्यास प्रेरणा कौशल। कंफ्यूज नहीं होना है। प्रस्तावना कौशल, पाठोस्थापन कौशल, विन्यास प्रेरणा कौशल और स्किल ऑफ इंट्रोडक्टिंग, ये चारों नाम एक ही कौशल के हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब अध्यापक कक्षा में जाता है तो वो अपना जो प्रकरण है, अपना जो टॉपिक है, उसको बच्चों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस टॉपिक तक लाने के लिए कि आज की कक्षा में बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक के लिए मोटिवेट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रस्तावना कौशल या इंट्रोडक्टिंग स्किल जो होता है उसमें बच्चों को प्रकरण तक लाने के लिए कई प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रश्न पूछना,
एक के बाद एक प्रश्न पूछा जाता है। जब इसमें माइक्रो टीचिंग में इसका अभ्यास करवाया जाता है तो प्रश्न जिगजैग में बनते हैं, यानी पहला प्रश्न जो होता है उसी के उत्तर से दूसरा प्रश्न शुरू होगा, दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न शुरू होगा। इस तरह से इसको जिगजैग स्टाइल कहते हैं। और अंतिम जो प्रश्न होता है वह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होता है और वही उसके वहां तक टॉपिक तक पहुंच जाते हैं और उस टॉपिक को लिख दिया जाता है। टॉपिक को लिख करके उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। जैसे इस तरह से ये अंडरलाइन किया हुआ है, इस तरह से प्रकरण लिख करके प्रकरण को अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो प्रस्तावना कौशल जो होता है, प्रस्तावना कौशल अगर अध्यापक की जितनी अच्छी होगी उतना ही बच्चे आगे की क्लास के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, अभी प्रेरणा उनको मिलती है, प्रेरित हो जाते हैं। तो जब बच्चे एक्टिव हो जाएंगे तब एक्टिव बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पुनर्वलन कौशल की, रेनफोर्समेंट स्किल। जैसा कि ये एक विज्ञान पर आधारित है। शिक्षण को या टीचिंग को हम कला और विज्ञान दोनों कहते हैं। आर्ट इसलिए होती है क्योंकि ये स्किल बेस्ड होती है और विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइकोलॉजी पर आधारित होती है। तो साइकोलॉजी में हम एसआर थ्योरी, पावलोव की थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है, जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ते हैं उन थ्योरीज में हम एक ही चीज देखते हैं कि बच्चे को अगर मोटिवेशन मिलता है, बच्चे को अगर कोई भी काम करने के लिए जब मोटिवेशन मिलता है और वो काम करता है तो उस काम को करने के बाद में उसको जो वो पुनर्वलन मिलता है या उसको जो फीडबैक मिलता है, जो पुनर्वलन के रूप में, रेनफोर्समेंट के रूप में बच्चे को जो चीज मिलती है, जैसे बच्चे ने किसी प्रश्न का कक्षा में उत्तर दिया तो बच्चे को अगर हतोत्साहित कर दिया जाएगा तो बच्चा आगे प्रश्न देने के लिए और आगे पढ़ने के लिए भी बच्चा नहीं उत्साहित होगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। तो अगर आप कक्षा में प्रश्न पूछने के बाद में बच्चे को अगर शाबाशी दी जाती है और उसको बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, रिइंफोर्समेंट मिलता है, यानी कि पुनर्वलन मिलता है, तो वह बच्चा अन्य बच्चों की अपेक्षा और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्साहित हो जाता है आगे पढ़ने के लिए कि मुझे इस तरह का व्यवहार दोबारा करना है। अर्थात वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे से फिर से पढ़कर आएगा, उसको और अच्छा लगेगा तो वो कल की कक्षा के लिए और अधिक पढ़कर आएगा और अधिक उस पर व्यवहार करेगा, विचार करेगा। तो पुनर्वलन बच्चों के व्यवहार को एक्टिव करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये पुनर्वलन भी बच्चों को कक्षा में मिलना चाहिए और सही और संतुलित मात्रा में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हर एक प्रश्न के बाद में अध्यापक पुनर्वलन दे जाए, तो ऐसे पुनर्वलन का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो एक कक्षा में, अच्छी कक्षा में बच्चों को, जैसे पूरी कक्षा को आपने एक प्रश्न पूछा और किसी भी बच्चे ने उत्तर नहीं दिया, थोड़ी देर बाद में एक बच्चा उठ करके जब उस कठिन प्रश्न का उत्तर देता है तो उस पर मिलने वाली शाबाशी या उस पर मिलने वाला पुनर्बलन जो होगा वो बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग उसको याद रहेगा। आपको भी याद होगा कि आपने कभी कक्षा में किसी एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया जो पूरी कक्षा को नहीं आ रहा होगा और उस समय में आपको जो अनुभव हुआ, जो आपको फील हुआ, जो आपको पुनर्बलन मिला, रेनफोर्समेंट मिला, वो आपके लिए आज भी याद होगा। तो इसलिए ये पुनर्वलन बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं टीचिंग स्किल्स में। माइक्रो टीचिंग में जो तीसरा जो स्किल जिसके प्रैक्टिस करवाई जाती है वो है उद्दीपन परिवर्तन। उद्दीपन परिवर्तन यानी स्टिमुलस वेरिएशन। तो स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है, कक्षा में एक ही तरह का व्यवहार अगर किया जाएगा, अगर हम देखें या बात करें कि भाई अगर एक जो स्ट्रेट लाइन चल रही है, स्ट्रेट लाइन जब चलेगी कक्षा में, अध्यापक के पास मुख्य, एक टीचर के पास एक जो बेसिक जो चीज होती है वो उसकी वॉइस होती है। तो टीचर अपनी वॉइस के अंदर बार बार उसमें उतार चढ़ाव ला करके, उसमें परिवर्तन करके, कहीं लो पिच होता है, कहीं हाई पिच होता है, कहीं बच्चे के साथ में खुशी का व्यवहार होता है, कहीं अगर बच्चे ने कोई काम नहीं किया तो उसको थोड़ा सा उस तरह से कड़े शब्दों में भी बोलना पड़ता है। तो इस तरह से अध्यापक के व्यवहार में जब उत्तरोत्तर चेंज आता रहता है और अध्यापक कई बार अगर वो कक्षा के बीच में जाकर के देखे या एक ही जगह खड़ा होकर पढ़ाएगा तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि उसके व्यवहार में बार बार परिवर्तन होता रहेगा, और उसको स्टिमुलस वेरिएशन कहते हैं। जितना आवाज में फ्रीक्वेंसी में चेंज होता रहेगा तो वो टीचिंग भी उतनी सजीव और एक्टिव और लगती है, क्योंकि स्थिर चीज तो कोई भी होती है, वो जो जड़ होती है वही स्थिर होती है। अगर अध्यापक की कक्षा अगर सजीव है, अगर उसको देखना है कि मेरी कक्षा सजीव रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टिमुलस वेरिएशन यानी अपने व्यवहार में बार बार परिवर्तन करना पड़ेगा, और वो परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए। उदाहरण, अगला स्किल हम देखते हैं, उदाहरण सहित दृष्टांत का कौशल, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स। कक्षा में जो भी टॉपिक समझाया जाता है उसका इलस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर उसको बच्चों को हम उदाहरण के साथ में समझाएंगे
जैसे आप बच्चों को कक्षा में, साइंस के कक्षा में अगर बच्चों को परिवर्तन पढ़ाया जा रहा है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन पढ़ाया जा रहा है, तो हम रासायनिक परिवर्तन में हम अगर अब उसमें उदाहरण देंगे कि जब सेब को काट कर रख दिया जाता है खुले वातावरण में, तो वो सेब सफेद से लाल भूरे रंग की हो जाती है। तो इस तरह का जो उदाहरण है, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स है, उदाहरण से बच्चे उस चीज को कोरिलेट करते हैं, बच्चों में इमेजिनेशन पावर आती है, और इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति से ही बच्चा बहुत अच्छे से समझ सकता है। इसके बाद में आएगा प्रोबिंग क्वेश्चंस। प्रोबिंग क्वेश्चन यानी खोजपूर्ण प्रश्न। अगर बच्चा कक्षा में प्रश्न कौशल के दौरान या कोई अध्यापक ने कोई भी प्रश्न पूछा है और वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो वो अध्यापक को ही चाहिए कि वह अपने क्वेश्चनिंग स्किल्स से, खोजपूर्ण प्रश्नों से या अन्य प्रश्नों की सहायता से बच्चे को उस प्रश्न के उत्तर तक लेकर आए। जैसे हमने अभी बात की एग्जांपल्स की, तो जैसे कक्षा में रासायनिक परिवर्तन का टॉपिक चल रहा है और अध्यापक ने बच्चे को खड़ा करके बच्चे को पूछा कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। बच्चा अगर उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो आप फिर उस अध्यापक से प्रोबिंग क्वेश्चंस में ये पूछ सकता है कि आपको फल कौन सा अच्छा लगता है, तो वो बोलेगा सेब। तो अध्यापक को पूछ सकता है कि काटेंगे तब सेब को जब काटा जाता है तो कैसा दिखाई देता है, तो बोलता है कि सफेद रंग का। तो उसका उत्तर जब सफेद रंग का आया, तब आप फिर उसको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि थोड़ी देर रखने पे क्या होगा, तो बच्चा खुद बताएगा, थोड़ी देर रखने पे वो लाल भूरी हो जाती है। इस तरह से प्रोबिंग क्वेश्चंस के माध्यम से टीचर के लिए बच्चों को अपने उत्तर तक लाना बहुत आसान हो जाता है। आगे हम देखते हैं शामपट लेखन कौशल। कक्षा में ब्लैक बोर्ड जो होता है वो अध्यापक के लिए बहुत अच्छा साथी होता है, क्योंकि हर एक समय पर हर कहीं वह अवेलेबल होता है। इसलिए ब्लैक बोर्ड जो होता है उसको बहुत अच्छे से उपयोग करके अध्यापक अपने टॉपिक को टीचिंग एड के रूप में, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में बहुत अच्छी प्रकार से यूज करके, क्योंकि इस पर एक तरफ काली रखकर इस पर चित्र भी बनाए जा सकते हैं, इसको टेबल भी बनाई जा सकती है, इस पर लिखा जा सकता है। इसलिए ब्लैक बोर्ड स्किल जितनी अध्यापक की अच्छी होगी, उसका जितना अच्छा उपयोग करना अध्यापक को आएगा, अध्यापक के लिए उसकी कक्षा उतनी ही फ्रूटफुल हो जाती है। व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनिंग, तो जो टॉपिक है उसको कितना अच्छे से अध्यापक एक्सप्लेन करता है वह अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन जितने भी जो स्किल्स हैं, टीचिंग की जो स्किल्स हैं, ये 7 स्किल्स हैं, इन स्किल्स का माइक्रो टीचिंग के दौरान इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, और इन सभी टीचिंग को प्रैक्टिस करके फिर लेसन प्लान के अंतर्गत ये सभी टीचिंग स्किल्स काम में आती हैं। तो इस तरह से जो टीचिंग की जो स्किल्स है वो अध्यापक में व्यवसायिक दक्षता लाती है। उसको टीचिंग करवाने के लिए अध्यापक जब कक्षा में जाएगा, या जो टीचर्स हैं वो कक्षा में जाते हैं, तो वो अपना इवेल्युएशन खुद कर सकते हैं कि वो उन्होंने जो सीखा है और उस सीखने के बाद में वो जो कक्षा में अध्यापन करवा रहे हैं, उस अध्यापन में उनमें क्या अंतर है और उसको किस प्रकार से इम्प्रूव और किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सबको जानकारी मिल सके, और आगे और अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए गुरु केपीओ के साथ में। गुरु केपीओ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।